बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से शुरू होने वाले होशरुबा इंकशाफात की दास्तान का अगला चैप्टर PTI रहनुमा उस्मान डार की शक्ल में सामने आया, जो कुछ अरसे से मंजर आम से गायब थे, लेकिन फिर वो अचानक मंजर आम पर आए और चेयरमैन PTI पर सानिया 9 मई की तमाम तर जिम्मेदारी और मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उनकी तरफ से लगाए जाने वाले संगीन इल्ज़ामात में ये इल्ज़ाम सहर फहरिस्त है कि 9 मई के वाक़यात का बुनियादी मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए उस्मान डार का कहना था कि 9 मई के वाक़यात का मंसूबा चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में बनाया गया और अवाम को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना इस मंसूबे का हिस्सा था, जबकि हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी। PTI के वो साबिक़ अरकान जो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं, वो भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी साहब का ये दावा कर रहे हैं कि सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी की एक मीटिंग ऐवान सदर में भी हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे और इस मीटिंग में यह तय पाया कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में GHQ भी जाएंगे। ये सदर मुमलिकत के खिलाफ एक संगीन इल्ज़ाम और चार्जशीट है, और अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है तो सदर मुमलिकत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो सकता है। इसके साथ साथ सिंध में पीपल्स पार्टी का मुतबादल तैयार होने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सिंध में 3 सियासी जमातें MQM, GDO और JUIF का इत्तेहाद सामने आया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून को भी शामिल होने की दावत दी गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आराम में। मुझे ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मौलवी महमूद ने, मेरे साथ हैं GDA की सीनियर रहनुमा सायरा बानो और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली लालचंद मल्ली हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों के टाइम देने का। महमूद मौलवी साहब, आपसे मैं ज़रा आगाज़ करूँगा। सर, ये जो उस्मान डार साहब की बातें इन्होंने की हैं एक इंटरव्यू में, और उसके बाद जो आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सानिया 9 मई की मनसूबा बंदी की एक मीटिंग ऐवान सदर में भी हुई। सर, ये क्या पूरा माजरा है, ज़रा थोड़ा सा हमें समझाएंगे? और इस मीटिंग में क्या आप शामिल थे? जी, आपके सामने ये मीटिंग हुई या आपने सुना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो स्टेटमेंट है कि ऐवान सदर में कोई मीटिंग हुई कि इस 9 मई के उससे ये जो है गलत इंटरप्रेट किया गया है। ये ऐसी कोई मीटिंग, देखिए मैंने ये कहा था कि बहुत सारी मीटिंग्स मैंने ऐवान सदर में अटेंड की, उन मीटिंगों के ऊपर वहाँ 9 मई के वाक़े के मैंने बात नहीं की। बिल्कुल 9 मई के वाक़े से पहले जो मीटिंग हुई थी वो कराची में हुई थी, और उस मीटिंग में मैं ख़ुद था और बहुत से लोग और भी थे जिनके मैंने नाम लिए। मगर ये भी मैं क्लियर कर दूं कि मेजॉरिटी का कहना था कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं या ये जो कहना है कि वहाँ जाके धरने दो, ये हमें नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ कर रहे थे, मगर क्योंकि जैसे उस्मान डार ने कहा ये इंस्ट्रक्शंस थे, तो वहाँ पे ये मीटिंग जो है ये धरने किए गए। मेरा जवाब ये है कि देखें, जब धरने वहाँ का उन्होंने प्लान किया था और ये मालूम है कि मॉब आएगा, तो ये उनको अंदाज़ा था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब होगा तो इसमें जो है अगर फ़ौज की तरफ से गोलियाँ चली तो फिर ये लाशों के ऊपर सियासत होगी और ये सिविल वॉर की तरफ जाना था। खुशकिस्मती ये थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़ौज के पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि जैसे ये पहुँचे उन्होंने एक गोली नहीं चलाई और उन्होंने दरवाजे जो है के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दी, और ये लोग जो है मॉब अंदर गई, तोड़ फोड़ किया और जलाओ घेराव किया, और इनको उन्होंने सेफ एग्जिट दिया। क्योंकि देखें, फौज के अगर फौज रेजिस्ट करती तो हम सिविल वॉर की तरफ जाते हैं। उसकी वजह लेकिन महमूद वर्सेस फौज को अलावा ठीक। लेकिन महमूद मौलवी साहब, मुझे ज़रा ये फरमाइएगा, ये जो प्लान जिसका उस्मान डार साहब फरमा रहे हैं, पहले वो गायब हुए, उसके बाद वो सामने आते हैं और आके एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो सब कुछ बता देते हैं और उस सारे का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं।
ये जो प्लान था कि जी अगर गिरफ्तार होंगे तो फिर ये होगा, अवाम को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या ये सारा कुछ किसी प्लान का हिस्सा था जिसका आपको मालूम हो? मैं कहूँगा कि देखिए कुछ हद तक ये प्लान का हिस्सा था। और देखिए ह्यूमन शील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। उसकी वजह ये है कि वो ह्यूमन शील्ड ही है ना। देखिए जब आप प्लान करेंगे कि लोग वहाँ जाएंगे, आप प्लान करेंगे कि वहाँ पे धरने होंगे, और ये जानते हुए कि माइंडसेट जवानों का क्या है, और उनको आप आर्मी के ख़िलाफ़, ठीक है ना, उनके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी अरसे से आप कर रहे थे, ठीक है ना, काफ़ी अरसे से आर्मी के ख़िलाफ़ ब्रेन वॉश कर रहे थे कि जी आर्मी यूँ है फलाना। उसकी वजह यह है कि अगर आर्मी के ख़िलाफ़ ये ब्रेन वॉश नहीं कर रहे थे तो ये धरने आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर और आर्मी के जगहों पे क्यों दिए गए? ये धरने नवाज, मिसाल दे रहा हूँ, PMLN पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल होने चाहिए थे। ये माइंडसेट तय किया हुआ था कि PTI वर्सेस आर्मी। अगर PTI एक पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही थी तो उनको पॉलिटिकल लोगों के सामने जाके धरना देना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज के जो है दफ्तर के सामने धरना देना चाहिए। अगर वो आर्मी के वहाँ पे धरने का को लेके लोगों को गए तो ये तो बड़े वाजे है कि ये प्लान था, इसमें कोई दो राय कहाँ है। ओके लालचंद भाई, आपने सुना जो इस वक्त महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं, वो हमारा पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। सारा इल्ज़ाम जो है वो आज आप लोगों के ऊपर है। लालचंद भाई को आवाज़ नहीं आई मेरी जी, उनकी आवाज़ ज़रा ठीक करें। मैं ज़रा जी उतनी देर में ज़रा सायरा बानो की तरफ चलता हूँ। सायरा जी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी, कुछ ऐसा तो नहीं आपको नज़र आ रहा है इस पूरी सूरत हाल में? ये जो उस्मान डार का इंटरव्यू है जी, जी सायरा बानो की आवाज़ आ रही है जी? नहीं जी, नहीं आ रही, अभी आई है। अच्छा सायरा जी, अब आ रही है आवाज़ आपको? जी 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 शायरा जी, मैं कह रहा हूँ कि वो जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये जो इस वक्त उस्मान डार की जो स्टेटमेंट सामने आई है, जो इंटरव्यू सामने आया है, इसको आप किस पैराहे में देख रही हैं? ये सही है, गलत है, दबाव डाला गया है, या उनको उनके अंदर का ज़मीर जाग गया है? कैसे आप इसको देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीर इतने महीनों बाद क्यों जागा? ये ज़मीर बकौल उनके ये प्लानिंग चल रही थी, और हमारे लिए तो हमारा मुल्क और हमारी पाक फौज सबसे मुकद्दम होनी चाहिए। तो मतलब अगर ये प्लानिंग हो रही थी, आपने ये प्लानिंग सुनी, फिर आप इसका हिस्सा भी रहे, फिर आपने सियालकोट के लोगों को निकाला भी कि निकलो घर पे कोई ना रहे, उसके बाद आप छुपते छुपाते भी रहे, फिर आप बढ़ के भी मारते रहे, फिर आप 20 दिन पहले गायब होते हैं, सुने के लातों भूसों से लेकर गए, उसके बाद आप आकर पहुंचते हैं अब्बा की ऊंची हवेली पर, और उसके बाद आप सीढ़ियां ऐसे भागते हुए चढ़ते हैं कि जैसे कोई वो इनामी शो पे या किसी अवार्ड के लिए उनका नाम पुकारा है। और उसके बाद उनको जो इतने महीनों का सोया हुआ जमीर है वो जाग गया, और उन्होंने ना पूरी ये जो प्लानिंग थी वो उसका राज फाश कर दिया। ऐसा ही हुआ या मैं कुछ मिस कर गई? जी जी सही फरमा रही हैं आप, ऐसा ही हुआ है, वो कह रहे हैं। तो ये ऐसे बयानात की कौन सी, मतलब हम लोग क्या, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता कोई आपको बेवकूफ समझे? मुझे तो आता है, फिर एक हद होती है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा चल समझता है तो समझता रहे। मतलब ये कैसे ये लोग हैं, जिस तरीके से उनकी वीडियोस है जो लोगों को बोल रहे थे कि सियालकोट वाले वो घर पे ना रुकना, और अभी उनका जमीर जाग गया और वो पवित्र होके गंगा नहा के, और जो तौबा ताइब के बाद एक पार्टी बनाई गई IPP, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, फिर उनके सारे अगले पिछले गुनाह माफ हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और मतलब मैं सोच रही हूँ कि अभी जिस तरह वो महमूद साहब ने कहा, मैं लिखती भी जा रही थी। वैसे मैं आपको बात बता दूं कि 2-3 साल बाद ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिवर्स होंगी। ये सब बताएंगे कि हमने कैसे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सिर्फ 2-3 साल का इंतजार कीजिएगा यार, जिंदा सोहबत बाकी, तो ये सारे आपको बताएंगे। दूसरा, आप इन्होंने कहा रेजिस्टेंट नहीं हुई GSQ की तरफ से, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, खुदा जाने कि ये क्यों इस तरफ चला गया। लेकिन जब हम बार बार एक नाम लेते हैं मॉब का, मुश्तल अफराद,
वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और प्लानिंग में क्या पता था कि किसी मतलब पकड़ेंगे तो घसीटेंगे, तो उसके बाद ये ऐसे होगा। तो पुलिस कहाँ पर थी? आपने कहा कि एक गोली चलाए बगैर तो 35 लोग भी कोई पेशावर वगैरह की तरफ या कहाँ, मुझे सॉरी एग्जैक्ट जगह नहीं पता, वो शहीद हुए, वो बेचारे मारे गए, किस खाते में मारे गए? और पुलिस कहाँ थी? जो आईजी साहब आके टिकटॉक बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास 1,40,000 पुलिस वाले हैं, कोई पर नहीं मार सकता। तो उस दिन ये सब बिलों में क्यों दुबक गए? तो आप मुझे बताइए, जब रास्ते और रोड खुले छोड़ देंगे और पुलिस भी छुप जाएगी, तो फिर तो वो मुझे बताइए कि मॉब कम लुटेरे ज्यादा। इसलिए कि मैंने दो बेनजीर साहिबा की शहादत पर देखा था। आई वॉज इन हैदराबाद के लोगों ने रास्ते में चलती हुई गाड़ियां लूटी, लोगों ने एटीएम लूटे, लोगों ने हर चीज लूटी, और उसमें आसपास के सब चोर उचक्के भी शामिल हो गए थे। पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं थे, जो डाकू चाकू जेब सब उठाई गिरे वो शामिल हो गए थे। तो बस चले, बाकी बात खैर है, मुझे नहीं पता, मैं तो एक ऐसी आवाम बन के सवाल कर रही हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कोई लोग इसको सीरियस लेते हुए होंगे या नहीं लेते होंगे। मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे बोल चुकी हूँ कि ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदलने की हमें जरूरत है। लोग बड़े वो कहते हैं ना कि ठीक पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। बॉलीवुड को देखिए कहाँ घूम रही है। लालचंद भाई जरा मुझे बताएं, ये जो उस्मान डार साहब के इंकशाफात हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी 9 मई के जो हमले थे वो आर्मी चीफ को हटाने के लिए चली गई। यार लालचंद साहब की आवाज ठीक कर देंगे जी प्रोड्यूसर साहब प्लीज। आ रही है लालचंद भाई आवाज जी आपको? लालचंद भाई आवाज आ रही है जी आपको? तो अब आवाज आ रही है जी, मेहरबानी लालचंद भाई, ठीक है। लालचंद भाई जरा हमें बताइए, जो उस्मान डार साहब वाले इंकशाफात हैं, क्या वाकई आप लोग ऐसा सोचते थे कि हमने फौज के ऊपर प्रेशर डालना है, आर्मी चीफ को हटाना है? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी थी? और क्या ये स्ट्रैटेजी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी? क्योंकि उस्मान डार बीइंग वेरी क्लोज टू चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इट सीम्स हो के, और एकदम वो पहले गायब होते हैं, उसके बाद आके घर में बैठ के वो इंटरव्यू देते हैं। क्यों आप लोगों ने ये सब कुछ किया? जरा आज बता तो दें अवाम को, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी इस पूरे निजाम से? मरसूल भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो कुव्वतें जो जमहूरियत दुश्मन है, जो इस मुल्क की दुश्मन है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून की दुश्मन है, वो खुद बता रही हैं कि उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उस्मान डार जो कई माह से वो हाइडिंग में थे, वो अंडरग्राउंड थे, फिर वो लास्ट मंथ 10 तारीख को वो गिरफ्तार होते हैं और उनको जो वजीर घरू वजीर है, होम मिनिस्टर से वो एतराफ करते हैं कि वो गिरफ्तार कर दिया गया है। उसके बाद अचानक एक कैसे टीवी प्रोग्राम में आते हैं और एक बयान देते हैं जिसके बारे में कल से जर्नलिस्ट भी काफी बहस कर रहे हैं कि ये कामरान शायद को ये जो रिकॉर्ड करना चाहिए था भी या नहीं। लेकिन उसने जो भी कहा या ना कहा या जो उनसे कहलवाया गया, वो एक बहादुर औरत जो उसकी माँ है, एक बयान से ही उसका सारा मामला खत्म हो गया। जो पर वो पाना चाह रहे थे वो कुछ हासिल नहीं कर सके। और उसके बाद आप देखिए, एक और हमारे दोस्त है सदाकत अब्बासी साहब। लालचंद भाई आपकी मुझे आवाज ठीक नहीं आ रही जी। लालचंद भाई मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, जरा ये आपकी आवाज ठीक कराने में उतनी देर जरा महमूद मौलवी साहब के पास चलूं। महमूद मौलवी साहब, दो चीजें, एक फौज को प्रेशराइज करना, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू, और तीसरा जितने भी इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर लोग जा रहे हैं, वो चाहे फिरदौस आशिक अमान हो चाहे और वो सारे ये कहते थे कि जी हम तो ये सब कुछ पहले का ही जानते थे और ये सब कुछ ऐसे ही था। सो मेरे लिए अब समझने से मैं थोड़ा कासिर हूं कि हमने किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी। आप लोगों का इस वक्त जो स्टांस है वो ये है कि जी सब कुछ प्लान था और ऐसे ही था, लेकिन जो इस वक्त दूसरी साइड है वो ये कह रही है कि जी इस वक्त स्क्रिप्ट बदलने की ज़रूरत है। सारा बानो ये कह रही है कि स्क्रिप्ट बदलने की ज़रूरत है और ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिवर्स भी होंगी आइंदा आने वाले 6 महीनों में। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं
कि जो आप बात कर रहे हैं, देखिए 9 मई का वाक़या, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि इन जगहों पे धरना किया गया था। ये तो मेरे ख्याल से इसको आपके हिसाब से और आपके मीडिया के इंफॉर्मेशन के हिसाब से धरने तो वहाँ दिए गए थे या नहीं? पहले तो ये मेरा सवाल है आपसे कि इसमें किसी को दो राय है कि वहाँ पे धरने नहीं रखे गए थे, और अगर वहाँ धरने रखे गए थे तो मुझे कोई इसका जवाब बता दे क्यों रखे गए थे। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमारा फौज से तो झगड़ा नहीं था। अगर देखे ना, झगड़ा था तो जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो आप मुझे बताएं तो फिर जो है हमने धरने वहाँ पे क्यों नहीं रखे थे? इसका मतलब तो ये मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, ये तो बड़े वाजे है ना कि अगर मैं चाइना के तरफ अपनी फौज भेजता हूँ तो मेरा झगड़ा चाइना से होगा ना, इंडिया से तो नहीं हो सकता। ठीक, अगर इंडिया से झगड़ा है तो मैं चाइना की तरफ तो फौज नहीं भेजूंगा। ठीक, नहीं, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। सो जो आपकी बात से मैं अखज़ कर रहा हूं, सो ये एक टकराव की पूरी कोशिश थी अवाम के, पीटीआई के लोगों के दरमियान और फौज के दरमियान। ये मैं समझने में हक बजानिब हूं जो आप कह रहे हैं जी। क्योंकि इसमें देखें बड़ा ये जो बोलते हैं ना, बड़ा ओपन जो है किताब की खुली किताब की तरह है कि मेरा सवाल सबसे यही है, चले जी वो ये प्लान नहीं था कि वहाँ पे जाके अटैक करेंगे, वहाँ पे धरने देने का प्लान थे या नहीं थे? ये मुझे पीटीआई के लोग बता दें कि वहाँ पे धरने देने का प्लान था या नहीं था, और अगर था तो इसका मतलब ये है कि आप फौज के अगेंस्ट खड़े थे ना, आपका झगड़ा फौज से था। अगर आपका पॉलिटिकल इशू था तो आप असेंबली के तरफ जाते, अगर आपका अदालतों के तरफ होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देते। आपने धरना दिया कहाँ है? ठीक, लालचंद भाई आपको आवाज आ रही है जी? अब लालचंद भाई आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बंद हो गई है या आपको आ नहीं रही, मुझे नहीं अब समझ आ रही। सायरा बानो जी जरा आप मुझे बताएं, ये जो अटक रही है जी, आवाज चली जाती है जी, महमूद मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं, यार प्लीज जरा लालचंद साहब की आवाज देखें। ये जो महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं, इनका ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर आपका जिससे ग्रीवियंस है, अगर आपका एक पॉलिटिकल ग्रीवियंस होता तो आप पार्लियामेंट के सामने जाते, अगर आपका कोई जुडिशियल ग्रीवियंस होता आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते। आप इन लोगों ने प्लान किया, इनका ग्रीवियंस था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसलिए कोर कमांडर और जीएचक्यू के सामने जाकर इन्होंने धरना दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ दैट वाज अनकॉल्ड फॉर। इसको फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हाउ डू यू सी दिस? आप मुझे कह रहे हैं? जी 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 सायरा जी, आपको ही। वो आप देखिए, मैंने कहा ना कि अवाम को और इनको सामने लाके खड़ा कर दिया। देखिए हम तो कितने अरसे से इनके बयानात सुन रहे हैं। मैं तो भाई, मैं फौज के लिए किसी की भी कहीं भी बात को बयानात नहीं बोलूंगी, बकवास बोलूंगी। जिन्होंने जंगे हारने के इल्जाम लगाए, जिन्होंने बोटियां नोचने के इल्जाम लगाए, जिन्होंने बताया कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब की टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीना था, हमारे चीफ ऑफ आर्मी मतलब जनरल मुशर्रफ साहब का जहाज उतरने नहीं दिया। यहाँ पर इंजीनियरिंग से आपने एक बंदा लाकर सदर की दुकान से आपने बल्ले लगा रहे हो कि वो जनरल होगा, और जहाँ के जनरल के जहाज आपने नहीं उतरने दिया। वो सानिया बड़ा था या कोई और सानिया बड़ा था? उसको माफ कर दिया, डील करके वापस भिजवा दिया। अगर वो तो अपनी समझ बूझ से काम लेते हुए, मुझे पूरे किस्से की एक एक डिटेल पता है कि कौन से कोड वर्ड इस्तेमाल हुए थे, वो तो उतर आए। भला हो कैप्टन सरवत हुसैन साहब का कि उन्होंने कोई वो नहीं और उन्होंने वो सुना। वो सानिया नहीं था कि वो आप एक आर्मी के जनरल को उसका जहाज ही नहीं यहाँ पर उतरने दे रहे, यहाँ पर आप बगावत करके बैठे हैं। वो सानिया नहीं था। गुरबा कुश्तन बरोजे अव्वल, अगर उसी दिन ही सर कलम कर दिया जाता तो फिर आज किसी की हिम्मत ना होती। अगर फ्लोर पे बैठ के जंगे हारने का इल्जाम लगाने वाले की जुबान चेंज की जाती तो आज ये कुछ ना होता। आज यहाँ पर फॉर्मर स्पीकर खड़े होके पसीने और टांगे कांपने का इल्जाम लगा रहे होते तो ये सानिया ना होता। सानियात से भरी हुई है। आपको मैं क्या वीडियो शेयर करूं या वीडियो बताऊं कि किसने किस से बोला है? आपने जनरल्स के नाम लेके वहां पर चार चार आवाजें लगा के गुजरावाला आप सिटिंग जनरल को आप ललकार रहे हो, सिटिंग चीफ जस्टिस को ललकार रहे हो,
ये सानियात नहीं है। और जो एक मॉब अवाम का या उस तरह वो चला गया, एक चीज के पीछे पड़े हुए जाने तो शुरू से पड़े। मैं हिसाब मांगती हूँ मुशर्रफ साहब का, बताइए 12 अक्टूबर को क्या हुआ था। अजीब सी एक कशमकश चलाई हुई है, इलेक्शन का पता नहीं, सियासी जोड़ तोड़ यहाँ पर हो रही है, गरीब यहाँ पे मर रहे हैं, आज बिजली महंगी कर दी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि इसको तोड़, इसको जोड़, इसको तोड़, इसको जोड़, हम माफी मांगे, उनको लाके चौथी दफा वजीर आजम बना दे, हम सब भूल जाए। सब कुछ ये हो रहा है और यहाँ पर कह रहे हैं कि जी उस्मान डार साहब आ गया, गायब हो गया था, फिर उसको पर लग गए और वो आके एक एंकर के, आप एंकर्स ने तो ये सहूलत भी मुहैया कर दी है कि आओ हमारे घर में इंटरव्यू देने की सहूलत मौजूद है, या कहीं बुलाना है तो हम वहां पर भी आके इंटरव्यू ले सकते हैं। खुदा का कोई खौफ कर ले। त्यारा साजिश केस से मामला शुरू करें, कैसे एक जनरल का त्यारा उतरने नहीं दिया था और कैसे आपने इंजीनियरिंग से जनरल पकड़ के प्लास्टिक के बल्ले लगाकर आप उसको जनरल बना रहे थे। आज वो आपके तारे बने हुए पाँव में बैठे हुए तो वो सब सच्चे हो गए। और बाकी जिसने भी जो बात की है लोगों को, अवाम को, फादर 6 महीने से एक बात, भाई आप सबूत ला के टांग दे सबको। खुदा के वास्ते 25 करोड़ अवाम की जिंदगी तो तबाह ना करे। हर मिनट बाद, हर हफ्ते बाद ये गुलगुला उठ जाता है, फलां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फलां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। पहले जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सब पैराशूटर डेप्यूट हुए थे, डेपुटेशन पर आए थे, अपना अपना काम करके वापस चले गए। कोई वो नजरियाती लोग थे, किसका नाम आप ले रहे हैं? आप अली जैदी या इमरान इस्माइल को आप वो समझते हैं कि नजरियाती लोग थे? इनको मतलब क्या वो तशद्दुद हुआ जो इन्होंने पार्टी छोड़ी? खुदा का खौफ करें, कोई सही अवामी इशू पे बात कर ले। आज कराची वालों की बिजली महंगी कर दी है, छोड़ दें इसको, जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं वो खुद करेंगे। और त्यारा केस का भी हमें बता दें कि कैसे हिम्मत हुई इनकी कि एक आप जनरल का जहाज यहाँ नहीं उतरने दे रहे। बगावत की इब्तिदा तो आपने की। आप आज साफ सुथरे होके अब आप बैठे हुए आपके तारे बन के और हालात साजगार किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि अफसाने का उन्वान ही बदल दो। क्या उसका शेर था कि अफसाना चमन का उन्वान ही बदल दो, कलियों का दिल मसल दो, फूलों का सर कुचल दो। यही हो रहा है कि उन्वान बदल दो और सारा कुछ कर दो और वो सिंहासन पे बैठ जाए। लालचंद भाई, और बात कर, मैं जी आता हूं, मैं जरा बस लालचंद भाई को आवाज जा नहीं रही थी। लालचंद भाई अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया, आपको हमारी आवाज आई है। लालचंद भाई आधा प्रोग्राम आपके बगैर गुजर गया है। लालचंद भाई अब तो मैं वो इस प्रोग्राम में बस जरा मुझे अब थोड़ा सा ये समझाएं, ये जो आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं और सुनने में आ रहा है और भी कुछ इंटरव्यू हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं अली अमीन गंडापुर का वो देख रहा था, वो तो कुरान पाक के ऊपर हल्फ उठा के कह रहे हैं कि ऐसी कभी कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे ना दी गई, ना हमें बताया गया। सो अब हमने किस बात का यकीन करना है, जो उस्मान डार साहब कह रहे हैं या जो आप लोग कह रहे हैं या जो अली अमीन गंडापुर कह रहा है या जो पूरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कह रही है? मुझे अब समझाएं, अवाम ने किसकी बात माननी और समझनी किसकी बात है? मरसूद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। मरसूद भाई देखिए, जहां तक इन इंटरव्यूज का जो आपने बात की है, जैसे जैसे ये इंटरव्यूज हो रहे हैं तो वो कुव्वतें जो नहीं चाहती इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस मुल्क में आइन जो है उस पर अमल हो, वो ज्यादा बेनकाब होती हुई जा रही हैं। इस इंटरव्यू से शायद उनसे नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है। और खासतौर पर जब उस्मान डार की माँ का जो फौरी तौर पर बयान आया, इस बयान ने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है, ना सिर्फ इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क की ख्वातीन और खासतौर से पंजाब से अब वो आगे आती हैं और हर जो ये गैर आईनी कदम है उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, उस इंटरव्यू के बाद सहाफी ने किया, जिस मीडिया ग्रुप ने वो किया, उस पर इतनी शदीद तनकीद हुई है पूरे पाकिस्तान में। जो है उसने तो एक और है हमारे साथी सदाकत अली अब्बासी, उनको चैनल्स पे ले जाया जा रहा है, इंटरव्यू कराने की कोशिश की जा रही है, उनको नशर करने तक के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल जो उस्मान डार है गिरफ्तार किया गया, जिसके जो है घरूद्दीन, उन्होंने भी उसका एतराफ किया कि उस्मान डार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह जबरदस्ती इंटरव्यूज कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि आजकल तो लोगों ने इस तरह के चैनल्स देखना छोड़ दिए हैं, लोग तो सिर्फ मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक, लालचंद भाई आपकी आवाज थोड़ी सी फिर हुई है जी। मैं जरा एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं इस टॉपिक सवाल जरा महमूद मौलवी साहब से करता जाऊं। महमूद मौलवी साहब, ये जो एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि जी ये सारा प्लान जो हुआ या ऐसी मीटिंग जो हुई वो ऐवान सदर में हुई, तो सर इससे हम लोग क्या मतलब अखज़ करें? क्या इस तमाम तर प्लानिंग के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी की इन्वॉल्वमेंट आप देखते हैं, या आपको लगता है कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट? आप इसको क्या कैसे देखते हैं? ज़रा ये भी हमें ब्रेक पे जाने से पहले एक दफ़ा ज़रा प्लीज़ बताते जाएं जी। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ऐवान सदर में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई 9 मई के वाक़े के से पहले। वहाँ जो मीटिंग होती थी, दूसरी मीटिंग होती थी, मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है जी। मैंने कभी नहीं कहा कि ऐवान सदर में कोई 9 मई के प्लानिंग हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि बहुत अच्छा कि बात बता दी, क्योंकि ये चीज़ मीडिया में चल रही थी कि महमूद मौलवी साहब के रेफरेंस से कि जी उन्होंने ये कहा है, लेकिन आज वो हमारे प्रोग्राम PNN पाकिस्तान टुडे के अंदर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 9 मई के रिलेटेड कोई मीटिंग ऐवान सदर में नहीं हुई। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। सायरा बानो जी, मुझे ज़रा आप समझाएं, आगे चलते हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जुगाड़ कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है? बयानिया की सियासत क्या है? कौन सा बयानिया है? किसके लिए बयानिया है? और उसके बाद बयानिया से यू टर्न ले लिया जा रहा है। ये जुगाड़ों की, अब पाकिस्तान जुगाड़ स्टेट की तरह चलेगा? कैसे चलेगा, ज़रा समझाएं प्लीज़। सायरा जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, फिर आती है तो यूं बीच में से वो पता नहीं कहां चली जाती। जी सायरा जी, ये जरा जो जुगाड़ें लग रही हैं सियासत के अंदर, इन पे तो जरा रोशनी डालें थोड़ी सी। कॉल पे कर ले। जी जी, वो आवाज नहीं आ रही। महमूद मौलवी साहब से सारा जी कनेक्ट करते हैं जी, एक सेकंड। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमाएं। इस वक्त काफ़ी बयानियाँ चल रही हैं। पहले एक बयानिया था कि जी 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया हमने देखा। फिर उसके बाद मुलाकातें हुई और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब इकॉनमी के रिलेटेड हो गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन जीते जाएँ, फिर कहा जा रहा है शायद ना जीते जाएँ तो फिर कौन हुक्मरान बनेगा, और अगर जीते जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये क्या सूरत हाल है? अवाम को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। देखिए, इलेक्शंस जो है इंशाल्लाह 2024 में होंगे, ठीक है ना। अब इलेक्शंस के बाद ही फैसला होगा कि हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनेगी। मेरा कहना ये, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की, हमें आवाम की बात करनी चाहिए, हमें लोगों की बात करनी चाहिए। हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बताना चाहिए कि भैया हम हुकूमत में आएंगे तो हम आवाम के लिए क्या करेंगे, हम महंगाई को कैसे उतारेंगे, हम इकनॉमी को कैसे ठीक करेंगे, हम जो है लोगों की क्या खिदमत करेंगे। बदकिस्मती से हम तो इस वक्त उलझे हुए हैं, उसने क्या कहा और इसने क्या कहा। देखिए, जिसने भी जो है, लोग जो है बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है, गरीब जो है गरीब तर होते जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। बड़े मुश्किल से तो ये इंटीरियम गवर्नमेंट ने डॉलर को रोक के लेके आए हैं रिवर्स। ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखें, वरना 340 के ऊपर डॉलर गया था, आज वो 340 से जो ब्लैक मार्केट में था, आज वही डॉलर जो है 282 या 83 रुपये में है। तो आप ये देखें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी जब स्टेबिलिटी आ जाएगा और रिट ऑफ द गवर्नमेंट आएगी। मैं ये कहूँगा कि देखें, 17 माह हुकूमत की PDM ने क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं। बदकिस्मती ये आज बातें करते हैं सब लोग, 17 माह में कुछ भी नहीं कर सके। ये इंटीरियम गवर्नमेंट जो आई है, इसमें महीने के अंदर जो इन्होंने किए, स्मगलिंग को आज कैसे बंद हो गई। हमारी जो आज की जो इंटीरियम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ है।
उनकी पॉलिसीज़ देखें, वो जो है जितने फॉरेनर्स हैं जो इलीगल आए उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, स्मगलिंग को रोकने की बात कर रहे हैं, ये चीज़ों के ऊपर हम बात करें ना, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के ऊपर बात करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, इंडिविजुअल्स तो आते हैं चले जाते हैं, आज कोई है कल कोई और होगा। एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए कि हम किस पॉलिसी के ऊपर चलेंगे। ठीक, बिल्कुल सही। लालचंद भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ओके, शुक्रिया। लालचंद भाई, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं, मैंने सारा बानों की तरफ जाना है, मुझे ज़रा एक दफ़ा बताइएगा ये जो अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि अगर इलेक्शंस होने हैं, कैसे होने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर क्या करने जा रही है, आपके जो इस वक्त स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और इंटरव्यू का भी तसलसल जारी रहेगा ये भी कहा जा रहा है, तो उसके बाद आप लोग क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस में? मंसूर भाई देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस मुल्क को एक आइन और कानून के तहत चलाया जाए जो गारंटी करता है इस मुल्क में अवाम पे जो हक के हुक्मरानी अल्लाह के बाद उसके मुंतखब नुमाइंदों का है। और गुज़िश्ता एक साल से तो पंजाब और केपी में मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, और इस वक्त जो सेंटर में जो नुमाइंदगान हैं वो भी मुंतखब नहीं है और उनका आईनी उनकी मुद्दत पूरी होने वाली है। ठीक है। अब ये घूम फिर के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की बात करते हैं, कभी इनको सर्दी लगने की बात होती है, कभी ये कहते हैं कि भाई जो है अवाम की बात करें, अवाम की बात तो इलेक्शन यानी कि हम ये तब भी तो बात करते हैं कि 26 करोड़ अवाम को हक दिया जाए कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके ये तय करे कि किस तरह होगा। बाकी ये निगरान हुकूमत ने डॉलर नीचे आया, ये अब कहानियां बिकने वाली नहीं है। हम नहीं तो इतना, लेकिन लालचंद भाई आया तो है, डॉलर देखे कितना, पौने 350 पे था, आज 285, 87 के ऊपर है, मतलब इतना तो क्रेडिट आप दें, आपको लगता है ये क्रेडिट भी नहीं देना आपने? मतलब भाई जी बिल्कुल बिल्कुल क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन जिनका है उनको दे ना, ये निगरान हुकूमत का तो नहीं है। किसका है क्रेडिट? कमेटियां बनी है, सुने मेरी बात, एक मिनट में उसको क्लियर कर दो ना। ये उनको क्रेडिट जाता है जिन्होंने, जो अगर चाहते तो ये क्रेडिट बहुत पहले ले चुके होते। ये क्रेडिट उनको जाता है जिनके लिए शहबाज शरीफ कहते थे को 16 करोड़ रुपए की पुल का इफ्ताह होता था, तो वो क्रेडिट खुद तो नहीं लेते थे, जिनको देते थे उन्होंने आके कम कर दिया है। ये बॉर्डर पे जो स्मगलिंग डॉलर की रुकी, वो स्मगलिंग में और आप तो नहीं करते थे, वो कराने वाले कौन थे? तो ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। महमूद मौलवी साहब बैठे हुए हैं, मेरे कुलीग रहे हैं, इनकी में मौजूदगी का फायदा लेते हुए ये सवालात पूछ रहे हैं। मेरा भी एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि मैं गुज़श्ता 10 सालों के से इमरान खान के साथ हूँ, एक दाई गुजरी हुई है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि कानून का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें, कभी अमान को अपने हाथ में ना ले। तो ये भी तो महमूद मौलवी साहब भी तो हमारे साथ काम करते रहे हैं, इन्होंने सुनना है मेरे सामने, इन्होंने खान साहब को सुना है। 9 तारीख को जब ये वाकया हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं, महमूद मौलवी साहब, शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, अपना अली जैदी साहब, मुबीन जतोई साहब, मलिका मुकद्दर, हम सब एक ही छत के नीचे बैठे हुए थे, और वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हमें कोई अमन की कोई सूरत हाल पैदा करनी है। उसी वक्त शाह महमूद ने एक मैसेज दिया कि कोई भी कानून हाथ में ना ले, हम अमन एहतजाज करेंगे। तो अब इस सारी चीज को इस तरह के पेश करना, और ये भी सबको तभी क्यों समझ में आ रहा है जब वो गिरफ्तार, मुझे अफसोस है कि महमूद मौलवी साहब भी गिरफ्तार हुए और उनके बाद जो है ये सारी चीजें सामने आई। ये तो अगर किसी को वतन से मोहब्बत, मुझे भी अगर मैं देखता 10 सालों में कभी भी कि इमरान खान ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी उसी पार्टी में रहता, तो बाकी सब भी उसी वक्त छोड़ के जाते, वो तब तक तो पार्टी में रहे, पार्टी के टिकट भी मिले, क्योंकि इमरान खान से वो मोहब्बत करते थे और इमरान खान अपने कारकुनों की, अपने चाहने वालों की इज्जत करता था, तो उनको टिकट दिए। वरना मुझ जैसे एक आम आदमी को, महमूद मौलवी साहब एक कारोबारी आदमी है, इनको कौन जाके ऐवानों में बिठाते हैं? ये तो इमरान खान उन्होंने जाके बिठाया है। सायरा जी, ये जो टिकटों की बात शुरू हुई है, मैं इससे पहले जरा, वो पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी, ये जो पाकिस्तान के अंदर आजकल जुगाड़ू सिस्टम शुरू हुआ है सियासत के अंदर, बयानिया, आज कोई बयानिया है, वो बयानिया मार्केट में बिका नहीं, बयानिया बदल दो, दूसरा बयानिया आ जाएगा, फिर उसके अंदर देख लो क्या होना है। ये हो क्या रहा है? लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
माफ कर दीजिएगा, अपनी आवाम से भी माफी मांगती हूँ। बेसिकली हम ऐसी जुगाड़ी कौम है, तो हम समझते हैं कि हर चीज में जुगाड़ चल जाएगा, ऐसे ही है। अभी मैंने अपने दोनों साथियों की गुफ्तगू सुन रही थी और आप कह रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी हिस्सा डाल लूं कि भाई क्रेडिट जाता है। और वो सही कह रहे हैं कि ये क्रेडिट जो निगरान हुकूमत, मैं तो वफाक वाली को देख रही हूँ, तो उनमें से तो मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसका कोई इतना हो कि वो ये काम करे। ये क्रेडिट मैं तहे वो कहते हैं ना कि बहुत उससे मैं अपने इदारों को देती हूँ। और मैं बारहा बोल चुकी हूँ कि हम वो कौम है जो डंडे से ही सीधी होती है। डंडा उठा तो आपके सामने आपको हर चीज नजर आना शुरू हो गई। और आज भी जिस तरीके से सिंध में एपेक्स कमेटी में जो इकदाम उठाए गए हैं, तो सुन के अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि अल्लाह करे कि ये सारी चीजें खत्म हो, कि ये जो सिंध के एरिया में कच्चे के डाकुओं का एक अजाब फैला हुआ है वो खत्म हो, बाकी सारी चीजें खत्म हो और आपके प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा। जाहिर है मेरा ताल्लुक भी सियासत से, या हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन अगर आपको एक सही बात बताऊं ना, अब मुझे नहीं पता कि हम लोग बात तो करते हैं अवाम अवाम अवाम, अब वो कितने % अवाम की बात करते हैं जो खतरे गुर्बत के नीचे हैं, जो कि मोस्टली हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है। आप इन अवाम को आप यकीन नहीं करें, उनको जमहूरियत का मतलब भी नहीं पता। जमहूरियत का मतलब तो सियासी जमातों को भी नहीं पता कि जमहूरियत का मतलब क्या है। और किसी को, मैं अभी जितना यहाँ पर 2 माह से एक मैं चीज तलाश कर रही हूँ, को सर्वे कर रही हूँ, किसी को कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज ये है कि 2 वक्त की पेट भर रोटी मिले, घर में सुकून से बिजली आ रही हो जिसकी कीमत उनकी पहुंच में हो, दवा दारू हो और वो सुकून से जिंदगी गुजारें। तो ये अब ये बयानी और ये चूरन, और मुझे नहीं पता कि किस अवाम की बात कर रहे हैं। और वो अवाम बेचारी जो जिसको आप छोड़कर चले गए, और जो 16 महीने में जो अवाम का हाल किया, मैं कहती हूँ कि ये बहुत सारे गार्ड्स की वो कहते हैं ना कस्टडी, मतलब आसपास होते हैं और उनकी पे बयान देते हैं। काश किसी में इतनी हिम्मत हो जो खड़ा होकर निहत्ता अवाम में बयान दे। आप यकीन नहीं करें कि हाथों से कीमा बना देंगे। अब मैं तो टीवी पे बैठ के ये नहीं करूं, मैं तो उनके बयान सुनती हूँ तो मेरा तो दिल करता है मैं हाथ से नरखरा ही निकाल लूं कि इतने 75 सालों में हमारे साथ किया क्या है। और इन 16 माह में, और बल्कि इन 5 सालों में, इनका सच झूठ तो मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने तो इतने बड़े बड़े बुत जमीनों पर गिरते हुए देखे हैं। और मसले की बात यह है कि इनको अभी तक भी वो जो कहते हैं ना कि सही मसले का इदराक नहीं हुआ कि खराबी है कहाँ। उस खराबी के बलबूते पर तो बैठे होते। कभी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म की बात की, कभी अदलिया के रिफॉर्म की बात की। इंसाफ माशरे में होना चाहिए, इंसाफ नहीं हमारा काला मुंह किया हुआ है। वरना तो जो पिछले चीफ जस्टिस फैसला देकर गए थे, ये तो सब इन पे आर्टिकल 6 लगता है कि जिन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है और जिन्होंने कहा हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और जो इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करवा सके। तो बस ये ऐसे ही है, आपका प्रोग्राम भी चलता रहता है। ठीक सारा जी, मैं बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। बड़ी अच्छी खबर है नाज़रीन, पाकिस्तान मैच जीत गया है जी नीदरलैंड से, और ये आज दूसरा मैच था वर्ल्ड कप का। और पूरा मुल्क बड़ा खुश होता है जब ऐसी कोई खबर मिलती है। इस सियासत के गर्मा गर्मी के अंदर जब कोई एक अच्छी खबर मिलती है और पाकिस्तान के जीतने की खबर आती है, तो मेरे ख्याल में पूरा मुल्क और जहाँ जहाँ पर दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं वो बहुत खुश होते हैं। लालचंद भाई, मुझे ज़रा थोड़ा सा मैं आगे चलूँ। ये जो एक इत्तेहाद बन रहा है सिंध के अंदर, और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को एक टफ टाइम दिया जाएगा, और उसके अंदर GDA भी है और JUI भी है और उसके बाद MQM भी है। ये मैं सारा बानों से भी पूछूंगा, लेकिन मुझे बताएं ये इसके अंदर हम कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐड होते देखते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ही रहेगी अभी? बरसुर भाई, माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA ने सीट एडजस्टमेंट की हैं और इलेक्शन लड़े हैं। लेकिन मैं उससे आगे चल के एक बात कहना चाहूंगा, जो गुज़श्ता 15 सालों में सिंध के साथ जो जुल्म, ज्यादती, जबर हुआ है, ये शायद किसी के साथ नहीं हुआ है। मुसलसल पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है। आप सेहत का महकमा देख लें, पाकिस्तान सिंध की जो अवाम है
उसको सेहत की सहूलतें नहीं है। बाकी तो छोड़े, लाड़काना शहर में जो चाटका हॉस्पिटल है उसमें भी मरीजों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो काबिले जो हमदर्दी चीज है। तालीम का भी वही है, करोड़ों लाखों लोग बच्चे जो है इस वक्त स्कूलों में नहीं है। खासतौर पर सैलाब आया उसके बाद तो और बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए। लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल ब्रेकडाउन हो गया है। कई लोग अगवा है। अभी रेंजर्स और फौज के थ्रू निगरान हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक बैड गवर्नेंस की वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से तंग है, परेशान है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी से जान छूटे, कोई इताद बने ना बने, लेकिन अल्टरनेट उनको मिले जिससे आगे बढ़े और सिंध के हालात कुछ बेहतर हो। और इसीलिए ये जाहिर सी बात है इताद बनेंगे। और अभी तो इलेक्शन जैसे अनाउंस होंगे तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए ये सब जमायतों को एक होना पड़ेगा। तो शायद तभी जाकर जो इस पूरी जो इन्होंने एक माफिया की तरह जो पंजे गाड़ रखे हैं सोसाइटी में, इनसे जान छुड़ा सके। ठीक हो गया। महमूद मौलवी साहब, जो इस वक्त लालचंद साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने एक माफिया की तरह पंजे गाड़ रखे हैं, इत्तेहाद की बात हो रही है, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वो तो खैर मैं सायरा बानो से पूछता हूँ। लेकिन मुझे बताइएगा, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, आप लोग कैसे इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं? आप तो वैसे भी सिंध के सदर हैं। इस सूरत हाल में कितने पॉजिटिव हैं आप लोग, या कितने पॉजिटिव के अलावा कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर? अगर इलेक्शंस आते हैं, अल्लाह करे जो कि आए, तो आप लोग इसमें लीड कर सकते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन हम IPP की असेंबली में देखेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, बिल्कुल हम लीड नहीं कर सकेंगे, मगर रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली हमारी होगी। और ये बिल्कुल सही देखें जहां है कि देखें ना, GDA मेरे ख्याल से इत्तेहाद बना रही है MQM के साथ। ये भी बड़ी खुशहाइन बात है कि सब लोग मिलकर इत्तेहाद बनाएं। देखें, हम तो महमूद मौलवी साहब की जी आवाज़ नहीं है। सायरा बानो जी, बिल आखिर आपके ऊपर ही आ गए हैं। ये कौन से इत्तेहादों की बातें हो रही हैं, कौन सी सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, और आप ही बताएं ज़रा ये पूरी सूरत हाल क्या है? क्योंकि बार बार जो है ना वो तोपों का रुख अब ये इत्तेहाद में आपकी तरफ किया जा रहा है कि जी GDA इत्तेहाद कर रही है। इत्तेहाद क्या है, सीट एडजस्टमेंट है, क्या है, कैसे है? ज़रा आज ये बता ही दे लोगों को भी। चलिए बताती हूँ आपको तफसील से। सुनिए, इत्तेहाद मतलब कैसे है, ये सीट एडजस्टमेंट कह दीजिएगा। मौलाना साहब के राशिद सोमरो में किसी दूसरे का नाम मैंने सुना नहीं। लाड़काना की तरफ है, अगर वहां पर कुछ हमारे वोट्स हुए तो हम बोल देंगे कि अच्छा बेटा इनको वोट डाल दो। और दूसरा गोटकी की तरफ था, वहां पर जहाँ पर मदरसे वगैरह, और बाकी इस सीट का एडजस्टमेंट कह सकते हैं। और जो रह गई MQM किसी जमाने में थी, सक्खर में थी और मीरपुर खास से एक सीट थी, लेकिन फिर ये जो गैप आया उसके बाद नहीं है। और बकौल MQM कहती है कि भाई हमारे साथ जो सिंध से हमारी सीटें ले ली, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रही, वो कहते हैं। तो ऐसे एक वो सीट एडजस्टमेंट कह सकते हैं। इत्तेहाद देखिए, JUI या MQM कुछ नहीं पता कि लास्ट मोमेंट पे जाके राइट हो जाए या लेफ्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने नून लीग को भी इनवाइट किया, जरा ये भी बताते चले। जो पीपल्स पार्टी के ज्यादा मतलब वोट 1-2 सीट कराची में होंगी, जो अभी वाडा साहब से वो हुई, पटेल हो गया, मंदुखेल हो गया, या बाकी तो सब रूरल एरिया की तरफ है। वो तो वहां पर आपको पता है बरादरी सिस्टम, गुतारी सिस्टम, हारी किसान, ये वो उस तरह के वोट है। उस वहां पर हमारा और उनका आमने सामने मुकाबला है। अब लंबी बात हो जाएगी। नून लीग के तो अभी कोई 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन जुबैर साहब और बेग साहब काफी नाराज हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुकी हूँ कि हमारे कराची में शेर आया था, हमने उसको भगा दिया। लेकिन मुझे बताएं, लेकिन सायरा बानो जी, मैं आपको बताऊं कि बशीर मेमन साहब जो फॉर्मर DG FIA हैं, उन्होंने भी नून लीग ज्वाइन कर ली है। बहुत टफ आपको कंपटीशन देना इन लोगों ने इस दफा। आप हंस रही है, मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, एक टफ कंपटीशन होना इस केस के अंदर,
क्योंकि नून लीग को अब वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बशीर मेमन साहब, जो हमारे फॉर्मर डीजी। हो जाए, और मेरी इस्तदा है सबसे कि ये यहाँ पर वो कह रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए, बिल्कुल साफ शफाफ जिसको कहते हैं। लेकिन अभी जो निगरान हुकूमत सिंध में बैठी हुई है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे उसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तसलसल है, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो भी बैनुल सूबाई होनी चाहिए थी। यहाँ पर लांडी का कोरंगी का कर दिया, कोरंगी का उठा के नाजराबाद में कर दिए। वही लोग हैं। अगर मैं आपको अपना मैं बता रही हूँ, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि फिर आपको तज्जिया बता रही हूँ कि इन लोगों के साथ कोई भी जमात, हम भी इलेक्शन जीत जाए, मतलब जीत से मुराद के अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ आए, बड़ी बात है। इसलिए कि डीपीओ, एसी, डीसी, पूरी हुकूमती मशीनरी इनकी 15 साल से इस सिस्टम के सीने में पंजे गाड़ के बैठे हैं। वो कोई एक दिन की इलेक्शन में या वोटिंग में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए फ्री एंड फेयर और जो इकदाम होने चाहिए कि जहां जहां लोगों ने पोस्टिंग अपने लोगों की हुई है, और भाई हमारे यहाँ भी फिर पंजाब वहां से केपीके से यहाँ पर लेकर आए, काबीना में तो हमने पंजाब रख लिया, पंजाब डोमिसाइल वाले, लेकिन यहाँ पर भी लेकर आए। ये थोड़ी कि यहाँ के इधर उधर ही कर दिए। तो ये इत्तेहाद आगे क्या रंग लेकर आएगा, ये अब देखिए इलेक्शन अनाउंस हो तो पता चलता। बिल्कुल ठीक है सारा बानो, थैंक यू वेरी मच जी। महमूद मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, लालचंद मल्ली साहब बहुत शुक्रिया जी आपके का। एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल मुल्क के लिए, लेकिन आज प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इस अच्छी न्यूज़ पे कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच था वर्ल्ड कप का वो जीत गया है। मेरे चेहरे पर खुशी है और मैं इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि आप सबके चेहरे पर भी इसी तरह मुस्कुराहट हो। अल्लाह आपका और मेरे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।